हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक, जिसमें हम देख रहे हैं सेकंड चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाइल्ड डक। जोमेश गुनेस्केदा ने लिखा है। अब ये जो चैप्टर है, ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है दैट जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अलावा उनकी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जस्ट आप अपने शौक के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें हंट करने का शौक होता है, कुछ लोग होते हैं बटरफ्लाई पकड़ने का शौक होता है, लाइक बर्ड्स को केज में रखने का शौक होता है। सो रिमेंबर दैट दे आर नॉट मेंट टू बी केज्ड, दे आर जस्ट मेंट टू बी फ्री, दे आर नॉट मेंट टू बी हंट, दे आर जस्ट मेंट टू बी फ्री। सो डोंट डू दीज थिंग्स। तो ये एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी जिसमें एक बड़ा सा मैसेज मिला है हमको। सो वी हैव सीन द एक्सप्लेनेशन, समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट, जो कि आपका है ग्रामर पार्ट एंड वोकैबुलरी एंड राइटिंग पार्ट। सो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे है अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट में राइटर्स जो होते हैं, दे यूजुअली यूज मेटाफर्स टू शो कंपैरिजंस बिटवीन थिंग्स दैट आर नॉट यूजुअली कनेक्टेड टू ईच अदर विदाउट यूजिंग एज और लाइक। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ कि इफ आई से दैट यू नो लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, अगर इफ आई से लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड। अब आपको पता है रोलर कोस्टर क्या होता है? ऑब्वियसली सबको पता है। जब आप कब किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो, वहाँ बहुत बड़े बड़े राइड्स होते हैं। सो ये जो रोलर कोस्टर होता है वो ऐसे 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 जाता है, राइट? और वो राइड में बड़ा मज़ा आता है। मुझे नहीं आता, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन ये जो रोलर कोस्टर राइड होती है, ये स्ट्रेट होती है क्या? नहीं होती ना। कभी अप आता है, कभी डाउन आता है, कभी कोई घुमाव आता है, कभी स्ट्रेट जाना होता है, कभी स्लो हो जाती है। लाइफ भी तो ऐसी होती है, लाइफ ऐसी होती है ना। लाइफ में कभी कोई डे आपका बहुत अच्छा जाता है, कभी कोई डे आपका बहुत बुरा जाता है, कभी आप बहुत खुश होते हो, कभी आप सैड होते हो, कभी कुछ नहीं होते हो, कभी कभी इट्स लाइक जस्ट अ डे, बोरिंग डे, और कभी कभी डे इतना फास्ट निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो लाइफ जो है ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, राइट? तो यहाँ मैंने लाइफ को एक रोलर कोस्टर की राइड से कंपेयर किया, जबकि इन दोनों में कहीं कोई मतलब कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसे आप कंपेयर कर सको, लेकिन मैंने दोनों को कंपेयर करा है विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। ये होता है एक मेटाफोर। जैसे मैंने आपको बोला दैट यू नो यू आर एज ब्यूटिफुल एज अ प्रिंसेस, ये सिमिली हुई क्योंकि इसमें हमने एज वर्ड यूज़ किया है। बट अब मैं बोलूँ यू आर अ प्रिंसेस, तो डजेंट मीन दैट यू आर एक्चुअली अ प्रिंसेस, बट यू आर एज गुड एज अ प्रिंसेस। ओके, क्लियर? इसे हम कहते हैं मेटाफोर। जैसे हमने यहाँ पे बोला था द मैन सेज दैट द बर्ड्स कम इन क्लाउड्स। मैन ने कहा था द बर्ड्स कम इन क्लाउड्स। हियर अ कंपैरिजन इज बीइंग मेड बिटवीन द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड क्लाउड्स। उसने जो इतनी सारी बर्ड्स आ रही थी उसको क्लाउड्स से कंपेयर किया। However, it does not mean that they actually arrive in clouds. ऐसा नहीं है कि एक एक बर्ड जो है कि क्लाउड में बैठ के आ रही थी, लेकिन उसका कहने का मतलब ये था कि वो ऐसा लग रहा था क्लाउड्स की तरह अपेयर हो रही थी। Instead, what he is trying to say is that they come in such large numbers that they appear to form huge clouds. ठीक है? अब यहाँ पे look at the various metaphors used to describe the ducks. Pick any three and explain what they mean. Write one metaphor of your own to describe the ducks. अब यहाँ पे इस चैप्टर में काफ़ी सारे मेटाफोर्स यूज़ किए गए हैं जो कि डक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पहले तो आपको मेटाफोर ढूंढना है, फिर उसका मतलब बताना है और एक मेटाफोर खुद के मन से बनाना है। सो यस, हियर वी हैव द आंसर। सबसे पहला है अ रिबन ऑफ ब्लैक डॉट्स। उन्होंने डक्स को कंपेयर किया था एक रिबन ऑफ ब्लैक डॉट्स से। When the birds were far up in the sky, जब birds एकदम दूर थे स्काई में, they looked like a ribbon of black dots. तो ऐसा लग रहा था कि वो एक रिबन की तरह आ रहे हैं सामने, जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं जिसमें। सेकेंड है द टाइड ऑफ टील। द टाइड ऑफ टील का मतलब द ह्यूज मास ऑफ बर्ड्स इज कंपेयर टू अ टाइड। ऐसा लग रहा था एक मतलब एक बहुत बड़े तूफान की तरह, एक टाइड की तरह जो है वो जो सारी बर्ड्स हैं, टाइल ऑफ टीड मतलब टील की जो बर्ड्स हैं वो एकदम टाइड की तरह आ रही थी क्योंकि वो बहुत बड़े नंबर में आ रही थी। ह्यूज क्लाउड्स, ये अभी हमने पढ़ा। ह्यूज क्लाउड्स का मतलब क्या है? कंपैरिजन हैज बीन मेड बिटवीन द क्लाउड्स एंड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। और एक जो अपने मन से देना था, अ लार्ज कर्टन ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन।
ऐसा लग रहा था किसी ने एक बहुत बड़ा सा जो पर्दा है ना, एक लाइट कर्टन जो है उसको ऐसे स्प्रेड कर दिया हो, बिछा दिया हो. द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज कंपेयर टू अ लार्ज कर्टन स्प्रेडिंग इन द स्काई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव सीन हाउ द वर्ड्स द एंड ए अपीयर बिफोर नाउन्स एज इन द लेक, अ लेक. अब ये आपको पता है जो वर्ड द है और ए है ये सब क्या है, ये आर्टिकल्स होते हैं. हमें पता है कि द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और अ जो है वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है. डेफिनेट आर्टिकल मतलब जब आप किसी चीज़ को जानते हो उसको आप बोलोगे द. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने बोला आई सॉ अ मैन, यहाँ पे इस बात को समझो, अगर मैंने बोला आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, तुम्हें नहीं पता मैंने किस आदमी को देखा, मैंने इस आदमी के बारे में पहले कोई जिक्र नहीं किया, सो यू हैव नो आइडिया अबाउट द मैन. तो मैंने बोला मैंने एक आदमी को देखा, क्योंकि एक इनडेफिनेट आदमी है, कोई स्पेसिफिक आदमी नहीं है. अब जब मैं इस आदमी के बारे में तुम्हें फिर से बताऊंगी, द मैन वॉज लुकिंग एट मी, द मैन वॉज लुकिंग एट मी. अब यहाँ मैंने द क्यों यूज किया है, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ उस मैन के बारे में. अब ये एक स्पेसिफिक मैन हो गया है, मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था. आई सॉ मैन, द मैन वॉज लुकिंग एट मी. ओके, सो अ जो होता है, अ और एन, ये दोनों जो होते हैं इनडेफिनेट होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि आप सिंगुलर आर्टिकल, सिंगुलर नाउन्स के पहले यूज करते हो. द जो होता है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के सामने यूज कर सकते हो. क्लियर? अब ये भी जो है ऑलरेडी आपको ग्रामर पार्ट में आर्टिकल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, डीप में समझाया हुआ है, कहाँ ए यूज होता है, कहाँ एन यूज होता है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड. सो डोंट वरी अबाउट इट. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज विजिट दैट पर्टिकुलर वीडियो. अब यहाँ पे है, कभी कभी कोई भी आर्टिकल नहीं आता बिफोर अ नाउन, एज इन क्यूरियोसिटी और स्टोन्स, एंड वी रेफर टू दिस एज जीरो आर्टिकल. कभी कभी आप ना नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते, उसको आप बोलते हो जीरो आर्टिकल. अब हम ये देखते हैं कि द कहाँ कहाँ यूज होता है. सबसे पहला तो जब हमने किसी के बारे में पहले बता दिया और उसके बारे में फिर से रेफर कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, द बॉय एंड हिज फादर वेंट टू अ लेक, वो लोग एक लेक पे गए. तो यहाँ हमने पहली बार लेक के बारे में बात की, इसलिए अ लेक आएगा. द लेक वॉज फ्रिक्वेंटेड बाय डक्स. अब ये जो लेक है उसमें डक्स आती रहती थी, तो यहाँ हमने क्या यूज किया है, द लेक. नेक्स्ट है, द बॉय एम्ड एट अ डक एंड फायर्ड. बॉय ने एक डक की तरफ देखा और फायर किया. द डक फेल इनटू द वाटर, वो वाली डक जो थी वो पानी में गिर गई. तो अगेन आपने यहाँ पे द जो यूज किया है, क्योंकि अब आप एक स्पेसिफिक डक के बारे में बात कर रहे हो. दूसरी क्या चीज है कि जब when we are referred to something which is the only one in a place, जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया में एक ही है, ओके, और उस जगह पे एक ही है, we use the definite article the since there can be no confusion. अब जैसे मैंने बोला we have to meet the principal today. अब एक ही प्रिंसिपल है ना स्कूल में, दो तीन प्रिंसिपल तो है नहीं, अदला बदली तो हो नहीं रही है. तो यहाँ पे हमने बोला वी हैव टू मीट द प्रिंसिपल. अब आप यहाँ ये नहीं बोलोगे वी हैव टू मीट अ प्रिंसिपल टुडे, नहीं बोलोगे. आपको क्या बोलोगे, द, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात कर रहे हो, वो एक ही है. इट इज गोइंग टू रेन, लुक एट द स्काई. अब लुक एट अ स्काई नहीं होगा ना, स्काई एक ही है ना, तो आप लुक एट द स्काई बोलोगे. वेयर इज द रेलवे स्टेशन, वेयर इज द रेलवे स्टेशन. अब यहाँ पे मैं सोचो भोपाल में हूँ, मैं भोपाल के रेलवे स्टेशन में जाऊँगी ना, मैं ये तो नहीं भोपाल में रह के मैं बोलूँगी नहीं मुझे बताओ अगरतला का रेलवे स्टेशन कहाँ है, ऐसा तो होगा नहीं. तो यहाँ मैंने अगर सीधा पूछा वेयर इज द रेलवे स्टेशन, विच मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट भोपाल का रेलवे स्टेशन. ओके, नेक्स्ट इज when we use a noun phrase with the structure the dash of. जब भी आप ये स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, the wings of, the length of, the cost of, इसके बाद जब भी आपको यूज करना है तब आप क्या यूज करोगे, the wings of the duck, the length of a cricket pitch, the cost of a bird pass. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आप इसमें अ और द दोनों यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका नाउन क्या है. ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में.
कंसिडर द यूज ऑफ द इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस एंड से व्हाई इट इज देयर। अब आपने हर सेंटेंस में यहाँ पे द यूज हुआ है और आपको ये बताना है द क्यों यूज हुआ है। शी वॉज ऑन अ बस व्हेन आई फोन्ड हर, जब मैंने उसे कॉल किया तो वो बस पे थी, मतलब बस में बैठी हुई थी। द बस वॉज टू नॉइजी फॉर अस टू टॉक, लेकिन बस में इतना शोर था कि हम बात नहीं कर पाए। यहाँ हमने द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम ऑलरेडी बस को पहले स्पेसिफाई कर चुके हैं। वी आर रेफरिंग टू द बस मेंशन्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस, इसीलिए हमने सेकेंड सेंटेंस में द यूज़ किया है। सेकेंड है वी कांट टॉक नाउ, वेट टिल द लेसन इज ओवर। हम अभी बात नहीं कर सकते, वेट टिल द लेसन इज ओवर। यहाँ हमने द इसीलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ एक ही लेसन चल रहा है, हम एक स्पेसिफिक लेसन के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ मच वॉज द बिल फॉर ऑल दिस शॉपिंग, हाउ मच वॉज द बिल, द बिल मैंने यहाँ क्यों बोला है, फॉर ऑल दिस शॉपिंग, इस शॉपिंग का बिल एक ही होगा ना, इस शॉपिंग के 5-6 बिल्स तो होंगे नहीं, सो इस शॉपिंग का जो बिल है वो एक ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे द बोला है। नेक्स्ट इज वेयर इज द लॉन्ग डिस्टेंस बस स्टेशन। अब लॉन्ग डिस्टेंस बस स्टेशन एक ही है, इसीलिए हमने यहाँ पे द यूज किया है। वी सैंग द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द फंक्शन। नेशनल एंथम जो है इंडिया में अगर मैं रहती हूँ तो मैं चाइना का तो गाऊंगी नहीं, मैं एक ही नेशनल एंथम है, वो है मेरे पास इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन, मैं वही गाऊंगी, तो इसीलिए द यूज़ किया गया है यहाँ पे क्योंकि हम एक यूनिक थिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब है कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद अ, द और एक्स फॉर जीरो आर्टिकल। या तो अ आएगा या तो द आएगा या एक्स लगा सकते हो जीरो आर्टिकल के लिए। जैसे कि हैविंग फिनिश्ड होमवर्क फॉर द डे ही स्विच्ड ऑन। ओके, ही स्विच्ड ऑन What? He switched on a television or the television? बेटा घर में एक ही टेलीविजन था, सो इसीलिए उसने he switched on the television आएगा यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल लेटर में। अब है there was a cartoon program on one channel, there was a cartoon program। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कितने सारे कार्टून प्रोग्राम हो सकते हैं, तो हमने बोला a cartoon program on one channel and cricket match on another, और क्रिकेट मैच चल रहा था। अब यहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, अ क्रिकेट मैच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही चोज क्रिकेट मैच एंड वॉच्ड इट फॉर सम टाइम। उसने क्रिकेट मैच चूज किया, मतलब उसने कार्टून हटा दिया, क्रिकेट मैच देखा और उसके बाद थोड़ी देर तक वो टीवी देखा। जस्ट देन हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम टू हैव डिनर। अ डिनर, द डिनर कुछ नहीं आएगा। ही चैटेड विद हिज फैमिली एट द टेबल। टेबल पे एक स्पेसिफिक टेबल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला टेबल पे, एट द टेबल उसने अपनी फैमिली के साथ बातें करी एंड टोल्ड देम अबाउट हिज डे, और उसने अपने दिन के बारे में बताया। एंड डे एट स्कूल, एट द स्कूल, एट अ स्कूल तो आएगा नहीं, एक ही पर्टिकुलर स्कूल है, तो आप एट द स्कूल भी बोल सकते हो, तो हम यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं। ही टोल्ड देम अबाउट हिज डे एट स्कूल, यहाँ पे द को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनरली समझ में आ रहा है उसके बिना भी। Soon it was 9 o'clock and the time to go to bed, और वो पर्टिकुलर एक टाइम है, the time to go to bed, the bed, a bed कुछ नहीं आएगा। ओके, क्लियर? चलिए अब हम आते हैं Which words in the text have these meanings? Look at paragraphs 11 and 36। अब यहाँ पे आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, ऐसे पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ये है, तो ये कौन से वर्ड्स हैं? तो सबसे पहला है स्वेल्ड, स्वेल्ड का है बिलोव्ड, बिलोव्ड मतलब होता है स्वेल हो जाना। हेल्ड बाय मैजिक मतलब स्पेल बाउंड। अ डीप एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, पैशन। मेड अ साउंड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू द लिप्स, whistle। द एज ऑफ द स्काई, horizon। seriously injured, maimed। unbalanced, waddled या lopsided। behind a house, backyard। use the full length, stretch। raise and push, flap। raise and push, flap। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है कि ये जो सेंटेंसेस है इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो रिप्लेस होके वन वर्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो वर्ड्स आपके पैराग्राफ में दिए हुए हैं। जैसे कि when you sit in a bullock cart, you find that you are always moving from side to side। moving from side to side को आप बोल सकते हैं you are always rocking, जैसे rocking chair होती है ना जो साइड साइड मूव करती है, so you are always rocking। there were no people, no houses, no roads, it was an unused area। unused area को आप बोलते हो wilderness,
It was wilderness. Wilderness मतलब unused area. He scores goals because his footwork is accurate. अगर आपका footwork accurate होता है तो उसको बोलते हैं is dead on. Accurate मतलब dead on. We were looking down at the city, but the aeroplane turned sharply and then we could only see the sky. हम लोग मतलब जो है नीचे सिटी को देख रहे थे, तभी एक एरोप्लेन आया, उसने इतना शार्प टर्न किया कि अब हम सिर्फ स्काई को देख रहे थे. So हम यहाँ बोलेंगे turned sharply को हम बोलेंगे banged, but the aeroplane banged and then we could only see the sky. They put the screen right in front of us, hiding the entire ground. Hiding को क्या बोलते हैं? यहाँ हमने word देखा था blotting. Blotting the entire ground. उन्होंने जो screen था वो just हमारे सामने रख दिया तो हमें पूरा ground नहीं दिख रहा था. The big drops of rain made little waves in the water. वो जो छोटे छोटे little waves होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? Ripple. Ripped in the water or made little ripples in the water. Okay? अब है आपके पास next. Read this paragraph. Notice how the writer has used linkers to connect the sentences and narrate the incident. The man undid his safety catch and started firing until the gas gun was empty. The explosion shook the boat and the lake rippled, but he missed. Then his son slowly raised his rifle. First he picked up a single target. When he was sure of his aim, he fired. यहाँ पे ये जो लिंकर्स होते हैं बेसिकली दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जिसको आप जोड़ देते हो उसको बोलते हैं लिंकर्स कंजंक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, हम लिंकर्स को जो है एक नॉर्मल रूटीन डिस्क्राइब करने में यूज़ कर सकते हैं, एक कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. तो अब जैसे है in the morning, until, later, as soon as, before, soon after, after, when, but, from now on, next. तो ये कुछ prepositions भी हैं, कुछ conjunctions हैं, basically इनको आप linkers कहते हो. अब करना क्या है, suppose आप हो वो बॉय जिसने इस डक को रेस्क्यू किया है. अब आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो कि आप मतलब जो जब आपने डक को शूट किया तो किस तरीके से आपके अंदर की फीलिंग्स चेंज हो गई अबाउट हंटिंग एंड यू डिड नॉट वांट टू डू इट एनी मोर. यूज सम ऑफ द लिंकर्स इन द बॉक्स और एनी अदर अप्रोप्रिएट वन. कुछ लिंकर्स यूज करने हैं एंड यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ. तो यहाँ पे ये आपको पैराग्राफ का एक बेस दिया हुआ है. लेट इवनिंग वेंट टू द लेक विद माय फादर, ले इन वेट फॉर द डक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब इस पे बेस्ड हमको एक पैराग्राफ लिखना है. ये रहा हमारा पैराग्राफ जो हमने ये लिंकर्स को और जो क्लूज हमें दिए हैं इनको मिला के लिखा है. वन लेट इवनिंग आई वेंट टू द लेक विद माई फादर. वी वर इन अ लिटिल बोट एंड आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर स्पॉट वी लेड वेटिंग फॉर द डक्स. It was my first time, hence I was both excited and nervous. Eventually, my father gave me the gun to shoot at the duck and we waited. Suddenly, it felt like millions of birds came together and we were amazed by the nature's beauty. My father took his gun, aimed at a duck and missed his shot. He then asked me to try. I aimed and hit the duck with my first shot. The poor duck fell into the water and I felt extremely guilty to have hurt it. I did not feel any pride, rather was disgusted by the sight of it. मेरे को कोई खुशी नहीं हुई, मेरे को disgusting feeling आई. I had tears in my eyes and at that moment I regretted coming for hunting. I took the hurt duck, asked my father to go back home and decided to nurse it. I took care of the duck and soon after it was back to good health, but unfortunately it could not fly again. I threw the gun and decided that I would never shoot again. Right? So we have used a lot of linkers usme apart from what I marked, and that's it. That was our paragraph. I hope you understood it well. If you have any doubt, you can ask me in the comment section and you can visit our website for all the videos. You have to just click on the class. ये जो हमारा होम पेज है इसमें आप क्लास सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, टॉपिक सिलेक्ट करोगे, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. Now this is a very easy way to not waste time on YouTube and find exactly what you need. So thank you once again. Thank you for listening to me. I hope you liked the video. If you did, please like, subscribe and share. Take care. Bye-bye.